हे गाइस, आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें इकोनॉमिक्स को समझना होगा और इकोनॉमिक्स से पहले इकोनॉमी को। लेट अस सी इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस होती है जो वहाँ के रहने वाले लोगों को लाइवलीहुड अर्न करने के लिए एक मीन्स प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी? कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। अब हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, मतलब हमारी किसी चीज़ की कमी है इन रिलेशन टू आवर नीड्स और डिज़ायर्स। इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उसे हम स्कैरसिटी बोलते हैं। अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कैर्स, बिकॉज रिसोर्सेज सिर्फ स्कैर्स ही नहीं है, इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, इनके बहुत सारे यूजेस भी हैं। माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें, एक इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर को डिसाइड करना होता है कि वो अपने लैंड पर कितनी कौन सी क्रॉप की प्रोडक्शन करे, राइस की, वीट की या शुगर केन की, क्योंकि वो इनमें से कर तो सिर्फ एक ही सकता है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज उतने हैं। मैक्रो लेवल पे क्या प्रॉब्लम आती है उसे कि गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स रिवेन्यू आ रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रही है, उसे वो कहाँ पर यूज़ करे, उस रुपीज़ को कहाँ यूज़ करे। या तो उसको डिफेंस गुड्स परचेज़ करने में यूज़ कर सकती है हमारी कंट्री के डिफेंस के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ नाइट शेल्टर्स बना सकती है होमलेस पीपल के लिए। तो गवर्नमेंट को इनके अंदर चूज़ करना पड़ेगा कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी कि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। रिसोर्ट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस, कि रिसोर्सेज को हमें अल्टरनेटिव यूजेस में, क्योंकि उनके इतने सारे यूजेस हैं तो हमें उन अकॉर्डिंग उन्हें एलोकेट करना होता है। इस वजह से हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि हमें उनमें से चूज़ करना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज़ किसे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। हम स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे रैशनली ऑप्टिमली मैनेज करते हैं कि हमें इकोनॉमिक गेन्स मैक्सिमाइज हो, मतलब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी और इकोनॉमी के लेवल पे भी। माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक गेन क्या होता है पहले वो देखते हैं। when he maximizes his satisfaction as a consumer, अगर किसी पर्सन को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जितने वो रुपीज़ खर्च कर रहा है किसी चीज़ पे, उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर एक प्रोड्यूसर को जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, जितना वो इनपुट्स लगा रहा है, अगर उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है तो वो इकोनॉमिक गेन है माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक गेन क्या होता है। मैक्रो लेवल पे होता है जब हमारा सोशल वेलफेयर सबसे ज़्यादा होता है। सोशल वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइज्ड अलोंग विद फास्टेस्ट पॉसिबल पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है विद सोशल वेलफेयर। अब हम देखते हैं, हमें नई चीज़ पढ़ी कि फास्टेस्ट पॉसिबल पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। Fastest possible pace of economic growth refers to rate at which production of goods and services increases per unit of time period. Per unit time period पे जो production of goods and services है वो increase हो रहा है, उसे हम बोलेंगे fastest possible pace of economic growth। जब economic growth plus हमें social welfare होता है उसे हम बोलते हैं economic gain at economy level, एक एट माइक्रो लेवल। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, उसे इजी बनाने के लिए हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम
कंपैरिजन के थ्रू समझेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिले कि ये कंसेप्ट्स हैं क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स को, इंडिविजुअल फर्म हो, पर्सन हो या हाउस होल्ड हो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमी एज अ होल, मतलब जो इकोनॉमी लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डिटरमाइन करता है आउटपुट, प्रोडक्शन किस लेवल तक होगा एक इंडिविजुअल फर्म का और वो क्या प्राइस डिसाइड करेंगे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है कि जनरल प्राइस लेवल सारी जितनी भी फर्म्स हैं पूरी इकोनॉमी में उनका टोटल, उनका सम टोटल एग्रीगेट आउटपुट की टोटल प्रोडक्शन वो कितना कर रहे हैं और उनका टोटल प्राइस जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, या इन्फ्लेशन की रेट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम स्टडी करते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट लेके चलते हैं, जैसे कि बाकी जितनी फर्म्स हैं उनका प्राइस सेम रहे, उनकी प्रोडक्शन सेम रहे, जो मैक्रो लेवल के वेरिएबल्स हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कोई चेंज ना आए, वो कांस्टेंट रहे। वैसे ही सेम जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं कि जो सिमिलर एक छोटी सी फर्म है उसका प्राइस है वो बड़ी फर्म को, जितने भी टोटल इंडस्ट्री है काफ़ी सारी फर्म्स को मिला के एक इंडस्ट्री बनती है, उसके प्राइस को इफ़ेक्ट ना करे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली पढ़ते हैं कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी कि कंज्यूमर अपनी डिमांड कैसे करता है, प्रोड्यूसर अपना प्राइस कैसे डिसाइड करता है, आउटपुट कैसे डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है किसी भी कमोडिटी का, मार्केट कैसे काम करती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, गवर्नमेंट बजट कैसे होता है, जो पूरी इंडस्ट्री है वहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन कितना होगा, एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, वो डिसाइड होगी। अब जैसा कि हमने समझ चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अब हम देखते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी होती हैं। प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। इनके बेसिस पे इकोनॉमी को नेम दिया जाता है, ये अपने बोले कि इनके बेसिस पे इकोनॉमी हमें पता चलता है कि इकोनॉमी का मेन एक्टिविटी क्या है जो उसके सारे उसकी इनकम को, नेशनल इनकम को बताती है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल प्रोडक्शन एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी होती थी वो एग्रीकल्चर थी, इसलिए हमारी कंट्री को बोला जाता था इंडियन इकोनॉमी नोन एज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोला जाता था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जैसे कि हमने देखा कि एलपीजी पॉलिसीज़ भी आई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे सेटअप हुई, रेलवेज़ भी स्टार्ट हुई हैं, तो दैट विल बी शिफ्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट हुआ, इसलिए हमारी इकोनॉमी को एमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोला जाता है। अभी तक ये डेवलप नहीं हुई है पूरी तरह से, इसलिए हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं बोल सकते इसे, ये भी स्टार्टिंग हुई है, तो एमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। लेकिन इन कंपेयर हम यूएस को देखें, अमेरिका को हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोल सकते हैं, यहाँ की इकोनॉमी को हम एमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलेंगे। अब हमने ये देख लिया है तो हम देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें मेन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, इस वजह से हमें उनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इस वजह से हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि हमें उन्हें सही तरह से हमें उन्हें यूजेस के अंदर लगाना होता है, अल्टरनेटिव यूजेस में उन्हें एलोकेट करना होता है। इस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कि हम किस तरह से उन्हें एलोकेट करें कि हमें सेटिस्फेक्शन मिले, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो फिर सोशल वेलफेयर हो इकोनॉमी में, सारी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। इट हैज़ 3 एस्पेक्ट्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, इन्हें 3 तरीके से पढ़ा जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हम क्या प्रोड्यूस करेंगे,
कैसे प्रोड्यूस करेंगे और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। पहले हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम समझते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हम क्या प्रोड्यूस करें। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं कि हमें क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और दूसरा कितनी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। और इसके अंदर हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या आती है कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। मतलब हमें हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो इनकम है, हमारे पास जो कैश है, कैपिटल है, उसे हम कहाँ यूज़ करें, उसे हम कहाँ एलोकेट करें अच्छे से कि कंज्यूमर गुड्स परचेज मतलब हम लोग प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। पहले हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर एसेंशियल टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, जो बेसिक कंज्यूमर को नीड होती है जिन चीज़ों की, जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करने में, प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। जबकि कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरीज वगैरह होती हैं, वो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर बनाना, एफिशिएंट बनाना और प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना। तो हमने देखा कि दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बोथ आर हाईली इम्पॉर्टेंट। तो फिर हमें दोनों की दोनों प्रोड्यूस करनी है। तो हम देखेंगे कि ऐसा कॉम्बिनेशन कि प्रोड्यूसर को अच्छा बेनिफिट भी हो, सोशल वेलफेयर भी हो। तो इसलिए हम दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे कि हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड, सो दैट हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सके। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस करें, क्या टेक्निक हम यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए। तो हमारे पास बेसिकली दो टेक्निक्स होती हैं कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें। पहले हम समझ लेते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इम्प्लाइज ग्रेटर यूज़ ऑफ लेबर देन कैपिटल। इसमें ये नहीं होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो कैपिटल यूज़ ही नहीं होएगी। कैपिटल तो यूज़ होगी, मशीनरी तो लगेगी, लेकिन वो इन कंपैरिजन टू कम लगेगी, ज़्यादा यूज़ लेबर का हो जाएगा। वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एफिशिएंसी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमें एफिशिएंसी देगी, अच्छी मशीनरी होगी तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, उनकी एफिशिएंसी होगी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कंपैरिजन कि होता क्या है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है बहुत ज़्यादा लो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है कि हमें सिर्फ वेजेस देनी है। लेकिन कैपिटल कोई मशीन्स परचेज करते हैं तो हमें हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले ही लगाना पड़ता है, डेप्रिशिएशन भी लगता है, तो ये हमें कॉस्टली पड़ती है इन कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम इंडिया का केस देखें, पर्टिकुलरली इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लेबर इंटेंसिव को प्रेफर करते हैं। बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी हमारे लिए यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो पेस ऑफ ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ को प्रमोट करती है कि हमारी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो, कि पर यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो और उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो। अब देखिए कि प्रोड्यूसर क्या चाहता है। प्रोड्यूसर नीड्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट। प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट भी कम करना चाहता है और अपनी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ करना चाहता है सेम टाइम पे। तो इसलिए वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखेगा कि लेबर भी यूज़ कर ले और कैपिटल भी यूज़ कर ले, ताकि उसे कॉस्ट भी कम पड़े और उसे मैक्सिमम उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाए और उसको लास्ट में जो कॉस्ट है उसको प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोड्यूस करें। इट रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट या इनकम, कि प्रोड्यूसर अपना जो आउटपुट, जो उसने इनपुट लगाया, उसे जो आउटपुट बना, जो उसने कमोडिटी प्रोड्यूस की और जो उसको इनकम है, उसे हम कैसे इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हम फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखते हैं। पहले क्या होता है फैक्टर्स की इनकम। हमें बेसिकली पता है कि 4 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
लैंड को मिलती है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल को मिलती है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो हमें ये देखना है कि फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कि इनकम शेयर उन्हें कितना कितना शेयर मिलता है इनकम में से। जो लास्ट में जब प्रोडक्शन हो जाती है तो जो प्रॉफिट होता है उसमें जो इनकम होती है उसे हम किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि मेन यही फैक्टर्स है ना जो हमें प्रोडक्शन करने में, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं। जबकि वेयर एज इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है कि इंडिविजुअल को कितनी इनकम हो रही है, जो हमारे वहाँ पे काम करें, ऑफ रेफर्स टू इनकम शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड्स इन द सोसाइटी, कि हाउस होल्ड्स को कितनी इनकम हो रही है सोसाइटी में। और मान लो हमने प्राइस नॉर्मल रखा है तो उसके पास, लोगों के पास सेविंग्स हो जाएंगी, क्योंकि उसको कम स्पेंड करना पड़ेगा, सेविंग्स होंगी तो वो उसे इन्वेस्ट करेंगे। तो हमें वो भी देखना है कि जो पर्सन के पास जो लास्ट में डिस्पोजेबल इनकम है कितनी वो खर्च कर सकता है वो भी रहे। इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हम देखते हैं, अब हम जैसे कि हमने देख चुके हैं तीनों की व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे मन में अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने जब एलोकेट कर दिया रिसोर्सेज को, वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं या इनइक्वालिटी को। प्रोड्यूसर ने अपने अकॉर्डिंग कर दिया, गवर्नमेंट ने भी थोड़ी बहुत उसके अंदर अपनी पॉलिसीज़ लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब देखते हैं कि लास्ट में जो एलोकेशन हुआ रिसोर्सेज का वो इक्वालिटी के बेस पे हुआ है, इनइक्वालिटी के बेस पे हुआ है। हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर whom MNC आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया एंड वाई। हमें पता है कि हमारी इकॉनमी में बहुत सारी MNC मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही हैं, ये भी केस है। लेकिन हमें ये देखना है कि वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रही हैं, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, और वो क्यों प्रोड्यूस कर रही हैं। देखते हैं हमें इसे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मल्टीनेशनल कंपनीज का, प्रॉफिट को अर्न करना। तो उनके, हमें पता है कि जो ब्रांड्स होते हैं, हम ब्रांड्स की चीज़ें परचेज करने जाते हैं तो उनका जो रेट्स होते हैं, उनके जो प्राइसेस होते हैं वो हाई होते हैं। तो मोस्टली ये जो MNCs होती हैं, तो हमें पता लगता है कि MNCs रिचर सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस करती हैं, स्टेटस बेस्ड चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या प्रमोट करती हैं, इनइक्वालिटी। ये क्रिएट करती हैं गल्फ बिटवीन क्वालिटी ऑफ लाइफ बिटवीन रिच एंड पुअर। हमें अब ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के वीडियो में। हमें इकोनॉमी देख ली, इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमी में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कि अब हमने प्रॉब्लम्स पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ समझेंगे कि इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं डिफरेंट इकोनॉमीज़ में, और किस लेवल पे आकर इकोनॉमी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे होती है, अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम अच्छा प्रोडक्शन कैसे कर सकती है, मैक्सिमम, ताकि उसे प्रॉफिट भी यूज़ हो, टेक्नोलॉजी भी उसकी कांस्टेंट रहे। सारे फैक्टर्स को हम देखकर पढ़ेंगे कि कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।